कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई कहाँ से। जब मानव सभ्यता अपने विकास के क्रम में आगे बढ़ रहा था, तो आप सब जानते हैं कि उस समय विश्व के इतिहास में 4 मुख्य नदियों का जिक्र हम सबको देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहली नदी थी सिंधु गंगा की घाटी, जो कि हमारे भारतवर्ष की नदी मानी जाती है। दूसरी नदी थी जिसको हांगहो की घाटी कहते थे, हांगहो नदी, जो कि चीन में उपस्थित है अभी। तीसरी नदी थी जिसको दजला फरात की घाटी कहते थे, जो कि अभी ईरान देश में स्थित है। और चौथी घाटी थी जिसको कहते थे नील नदी, जो कि मिस्र देश में थी। इन 4 नदियों का जिक्र हम सबको देखने को मिलता है विश्व के इतिहास में अगर हम जाएं तो। और इन चारों नदियों में से अगर हम सबसे मुख्य और विशेष नदी की बात करें तो सिंधु गंगा की नदी है। और वो क्यों है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि गंगा का पानी जो है वो बहुत से पर्वतों, नदियों, झरनों और औषधियों से बह के आता है। तो गंगा के अंदर, पानी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है, फंगाई, वायरस, इन्फेक्शन, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने की अद्भुत क्षमता गंगा के पानी में होती है। और ये बात वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर भी सिद्ध हो चुकी है। अगर आप गंगा जल के ऊपर किए गए परीक्षण के रिसर्च पेपर और आर्टिकल को देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से PDF फाइल खोल के देख सकते हैं। तो हम सब देखते हैं कि भारतवासी जो कि गंगा सिंध की नदी के साथ रह के और उस विकास क्रम को आगे बढ़ाते हुए चला करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शिक्षा का विकास अगर कहीं हुआ होगा तो गंगा सिंध की घाटी के समीप रहने वाले लोगों का हुआ होगा, यानी भारत देश के लोगों का हुआ होगा। क्योंकि विज्ञान ये मानता है कि विकास के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी चीज़ की होती है तो वो जल की होती है। और फिर वहाँ से मानव के विकास का क्रम प्रारंभ हुआ और वहाँ से फिर शिक्षा का स्तर बदलना शुरू हुआ। और फिर मनुष्य ने विकास के क्रम को आगे बढ़ाया और फिर आग की खोज हुई, भोजन की खोज हुई, जल के साथ साथ औषधियों की खोज हुई। और इस विकास क्रम को आगे बढ़ाते बढ़ाते भारतवासियों ने ये समझना शुरू कर दिया कि भारत में पुनर्जन्म और पूर्व जन्म की धारणा रही होगी। हम चलते हैं, हम बैठते हैं, हम उठते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर में कुछ अनेकों क्रियाएं निरंतर परमानेंट चलती रहती हैं। तो हम सब ये समझना प्रारंभ कर दिए कि कुछ तो ऐसी शक्ति है, कुछ तो ऐसा क्रिएटिव एनर्जी है जो कि हमारे शरीर को चलाने का कार्य करती है। और ये परंपरा भारतीयों में फिर धीरे धीरे विकास में आया और उन सब ने पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के विश्वास को धरना शुरू किया, जिसकी वजह से उनके शरीर में एक बहुत अद्भुत बदलाव हुआ। और वो बदलाव ये हुआ कि भारतवासी अपने हार को भी उसी प्रकार स्वीकार करना प्रारंभ कर दिए जिस प्रकार वो अपनी जीत को स्वीकार करते थे। या दूसरे तरह से कहूँ तो जिस प्रकार हम अपनी जीत को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि चलो हमारे काम का सफल अच्छे से हो गया कार्य, और दूसरी तरफ अगर हम कहीं किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में भी भारतवासी उसी निष्ठा और भाव से उस हार को स्वीकार करता है और ये भावना रखता है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो अगला जन्म तो हमारे पास है ही इस कार्य को करने के लिए। किसी भी कार्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भारतीय शिक्षा का विकास हुआ और बाद में उस विकास का स्तर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया जहाँ पे गुरु और शिष्य की परिभाषा को स्थापित करने की ज़रूरत हुई। गुरु आप सब जानते हैं कि भारत देश में वो व्यक्ति बनता था जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, वेदों को पढ़ने वाला, विज्ञान को समझने वाला और हमारे धर्म और आचरण को बहुत गहराई तक समझने वाला हुआ करता था। तो उस गुरु और शिष्य के बीच की डोर को बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया। गुरुओं और शिष्यों के बीच में कुछ ऐसे नियम और पाबंद लगाए गए जिनमें कि यदि किसी शिष्य या किसी बच्चे का पिता किसी देश का या नगर का राजा भी हो तो भी गुरु से मिलने के लिए उसे बाकायदा परमिशन लेना पड़ता था। बाकायदा गुरु से मिलने के लिए गुरु की आज्ञा की ज़रूरत पड़ती थी, तब जाके किसी बच्चे का राजा उस गुरु से मिल पाता था। ये तो हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मंत्र रहा।
अब बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो कि टीबी मैकॉले का दिया गया एजुकेशन सिस्टम है। ये कब आया और क्यों आया, इस पर भी बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि भारत का स्वर्णिम अतीत 6ठी शताब्दी तक रहा, उसके बाद भारत का विनाश होना शुरू हुआ और भारत पर विदेशी आक्रांताओं के हमले होना शुरू हुए, जिसमें पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और उसके बाद इस्लामिक कंट्री के लोग आए। उसके बाद फिर अंग्रेज आए और अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कहने वाला भी एक अंग्रेज अधिकारी ही है, जिसका नाम है थॉमस बेविंगटन मैकॉले। टीबी मैकॉले जब इस देश में आया था तो वो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर आया था और भारत देश में उसको न्याय व्यवस्था बनाने के लिए भेजा गया था। न्याय व्यवस्था बनाने के लिए भेजा जाने वाला व्यक्ति जो भारत देश में आता है और भारत देश की शिक्षा व्यवस्था को, भारत देश की न्याय व्यवस्था को इस प्रकार विकृत करता है कि उसकी झलक और उसकी मार आज 2020 में भी हम सब के ऊपर पड़ रही है। भले ही शिक्षा नीति का बदलाव भारत सरकार द्वारा कितनी भी बार कर दिया जाए या कितना भी बदल दिया जाए। क्या हुआ मैकॉले के आने के बाद और क्या था उसके पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था, इस पे तो हमने बात कर ली। अब मैकॉले के आने के बाद क्या हुआ। मैकॉले इस देश में आया 1835 में और 1835 में आने के बाद उसने एक कानून बनाया जिसको कहते हैं इंडियन एजुकेशन एक्ट, और वो कानून बनाया गया भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए। और उस कानून को बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था कि जब मैकॉले भारत के दौरे पर आया था और वो वापस जाके ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन की संसद के सामने एक वक्तव्य देता है, जिस वक्तव्य को हम सबको समझना चाहिए। और वो कहता है कि मैंने भारत का उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भ्रमण किया और मैंने भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं देखा, एक भी व्यक्ति चोर नहीं देखा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो बेरोजगार हो। भारत के एक एक घरों में सोने और चांदी के इस प्रकार सिक्के रखे गए हैं जिस प्रकार की लोग अनाज की बोरियां भर के रखते हैं। भारत देश में आदमी कभी किसी से झगड़ा भी करता है तो पुलिस प्रशासन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गांव के मसलों को गांव के लोग ही निपटारा कर लेते हैं। बहुत बड़ा कोई ऐसा मुकदमा होता है, मार, लूट, कत्ल, बलात्कार जैसे मामले तो कभी कभी सुनने को मिलते हैं और तब जाके कभी हमें किसी न्यायालय या सरपंच के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार का पूरा वक्तव्य देता है टीबी मैकॉले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। और उसके बाद उसको कहा जाता है कि तुम भारत की चरित्र को, भारत को तोड़ने के लिए नीति बनाओ। और भारत की रीढ़ की हड्डी को फिर तोड़ने के लिए वो नीति बनाई जाती है जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। क्योंकि आप सब जानते हैं कि किसी भी समाज के, किसी भी राष्ट्र के और किसी भी देश के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। यहाँ तक कि हम सबके जीवन के निर्माण में भी शिक्षा का एक अहम भूमिका होती है। हम सब जन्म लेते हैं, उस समय हमें कुछ भी पता नहीं होता है कि हमारा माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, हम किसके बेटे हैं, हमारा गांव कौन सा है, हम क्या पढ़ाई करेंगे और हम इस समाज को किस दृष्टि से देखेंगे, हमें कुछ भी पता नहीं होता। और ये सबका सब ज्ञान देने वाला एक शिक्षा ही होता है। और यदि किसी देश की परंपरा में शिक्षा में विकृति कर दी जाए तो उस देश की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ने जैसा होता है। और उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम लाया गया। और इसको लाने के बाद भारत में चलने वाले जो गुरुकुल थे, जो मैंने आपसे बताए कि भारत में 7,32,000 गुरुकुल उस समय चलते थे और उस समय भारत में गांव भी 7,32,000 हुआ करते थे। अभी भी भारत में बहुत कम गुरुकुल चल रहे हैं, लेकिन उस समय 7.5 लाख गुरुकुल चला करते थे। और उन गुरुकुलों में जो पढ़ाई होती थी उनकी पूरी सूची है, वो सूची भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, उठा सकते हैं।